हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब मज़े से कर रहे होगे। लेकिन मैंने एक चीज़ स्टूडेंट्स में देखी है जिस वजह से मैंने ये बात तुमसे शेयर करनी समझी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, तो कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स करते हैं जो कि अगर वो ना करें तो वो बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से उनको क्वेश्चन आते हुए भी वो फुल मार्क्स नहीं ले पाते। मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे से डायरेक्ट पढ़ते हैं फॉर्मली, उनको कई बार समझाया है और उसमें उनको नंबर्स को और बढ़िया लेते हुए भी देखा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। तो एक्चुअली वो गलतियाँ क्या हैं, मैं उन पे आना चाहूँगा। अब जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स के साथ ऐसा होता है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन वर्क को इतनी अहमियत दे देते हैं कि हम बाकी क्वेश्चन किस तरह से रिप्रेजेंट करना है आंसर शीट पे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हम सिर्फ एक रफ वर्क, एक अलग से रफ वर्क का एरिया बनाते हैं और उसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें क्वेश्चन आ गया। नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व करना तुमको आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? देखो स्टूडेंट्स, ये आंसर शीट बनाना मीन्स तुमने जो टेस्ट देना है, जो एनुअल एग्ज़ाम देना है, उसमें तुम्हें आंसर शीट पे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसका आंसर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो फिर वहाँ जाके ऑन द स्पॉट हम अगर कोशिश करें कि हम क्वेश्चन को फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट कर देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी एक गलतफहमी होगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, हम कई बार क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं, देयरफॉर वी गेट, या फ्रॉम टू वी गेट, या पुट इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1, इस तरह की बातें लिखते हैं। डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर, बिकॉज, नाउ, ये चीज़ें लिखते हैं ना। लेकिन सच्चे मन से सोच के देखो कि अगर तुम किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या तुम ये चीज़ें लिखते हो? नहीं लिखते। तुम सिर्फ करते क्या हो कि सारा का सारा कैलकुलेशन वर्क करके देखा और आंसर निकल आया और हमने कहा ठीक है, हो गया काम। अच्छा, कई स्टूडेंट्स तो पहले 2 स्टेप के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट आगे प्रैक्टिस ही नहीं करते। वो कहते हैं बस हो गया, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तुम खुद सोचो, जिस चीज़ की तुम प्रैक्टिस ही पूरी तरह से नहीं कर रहे, वो चीज़ फाइनल में या टेस्ट में किस तरह से आंसर शीट पे आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक और एग्जाम्पल लें इस तरह की कि अब बैट्समैन है विराट कोहली, आई थिंक सब जानते होंगे उसको। तो अगर बैट्समैन विराट कोहली बैटिंग की प्रैक्टिस ना करके बॉलिंग की प्रैक्टिस करे तो क्या वो उतना महान बैट्समैन बन सकता था? महान बैट्समैन को छोड़ो, कोई नॉर्मल क्रिकेटर, कोई नॉर्मल और एथलीट अगर अपना जो फाइनल आउटपुट उसने देना है वो प्रैक्टिस करने की बजाय कुछ और प्रैक्टिस करे तो क्या वो उतना अच्छा एथलीट बन पाएगा, इतना अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएगा? लगता है तुमको? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर तुम आंसर शीट बनाने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? तुमको नंबर कैसे मिलने हैं? तुमको नंबर मिलने हैं अपनी आंसर शीट के। अपनी आंसर शीट पे जो तुमने प्रेजेंट किया है क्वेश्चन, उसके नंबर मिलने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करो। तो हमको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये नाउ, देन, देयरफॉर और वो इम्प्लाइज दैट का साइन जो ऐसे करके एरो लगाते हैं हम, ये चीज़ें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमने क्वेश्चन तो सही सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया,
कैलकुलेशंस ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, तुम्हारे मदर खाना बनाते हैं घर में, तो अगर वो दाल में नमक की जगह चीनी डाल दें तो तुम कहोगे मम्मी ये क्या बना दिया आपने, मीठी दाल? तो मम्मी क्या कहेंगे, बेटा भूख पूरी हो रही है, पेट भर रहा है, न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल रहे हैं, तो इसीलिए तो खाना खाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर वहाँ मीठी दाल पसंद नहीं कर रहे तो तुम्हारी आंसर शीट को चेक करने वाला टीचर आधा अधूरा क्वेश्चन पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जो वो कैसे पसंद करेगा, और उस क्वेश्चन में तो वो फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन तुम खुद सोचो, जहाँ किसी और क्वेश्चन में हाफ मार्क कटना होगा वो 1 नंबर काटेगा, और इस तरह से नंबर घटते चले जाएंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी की पूरी तैयारी करें, क्वेश्चन को A to Z जैसे आंसर शीट पे लिखना है बिल्कुल वही प्रैक्टिस करें। अगर हम वैसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आंसर शीट पे वैसा आउटपुट नहीं आ पाएगा। क्यों? देखो, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ है बिल्कुल ठीक कि तुमने इस तरह से ये लाइनें लिखनी है आंसर शीट में इस क्वेश्चन की, लेकिन प्रैक्टिस में तुमने नहीं लिखी। तो जब आंसर शीट पे तुम लिखने लगोगे फाइनल में, तो होगा क्या, तुम एक लाइन लिखने लगे, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, तुम कटिंग करोगे तो वहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई, और वो जो कटिंग वाले स्पॉट्स हैं वो चमकेंगे। वहाँ पे ये पता चलेगा कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी। तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है तुम्हारी आंसर शीट, और वो अगर बेस्ट नहीं आती तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। भाई, जो क्वेश्चन तुमको आते हैं उसकी प्रैक्टिस तो उस तरह से करो ना जो कि तुम सोचते हो कि आंसर शीट पे आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इक्वल टू का निशान ही ले लो। स्टूडेंट्स मैक्सिमम इक्वल टू का जो निशान है वो Z की तरह बनाते हैं। पता नहीं क्यों वो बीच में लाइन आ जाती है, इक्वल टू की 2 लाइंस के बीच में एक लाइन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते। तुमको पता होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक दूसरे को हमारे एक्सप्रेशन की वजह से ही तो वैल्यू करते हैं ना। अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है और किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो हम अगर उनको नहीं भी जानते तो हम अच्छी हैंडराइटिंग वाले को चूज़ करने के बारे में सोचेंगे, अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है और किसी एक को रिजेक्ट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन का तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मान लो कोई एक नौकरी के लिए कोई स्टूडेंट जाता है, कोई कैंडिडेट है, वो तैयार होके ना जाए, बाल बिखरे हुए हों, सिर्फ एक बनियान पहन रखी हो, जीन्स पहन रखी हो, निक्कर पहन रखी हो और पहुंच जाए, तो वो कहेगा देखो मेरे को पूरे आंसर आपके आते हैं, इंटेलिजेंट हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू के लिए जाने दे रहे? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि धीरे धीरे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। तो वो आदत अपनी आंसर शीट से शुरू करो, और तुम्हारी आंसर शीट रिप्रेजेंटेबल तब बनेगी जब तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन की उस तरह से करोगे जैसे कि आंसर शीट में चाहिए। जैसा आंसर शीट में तुम आंसर लिखना चाहते हो वैसी प्रैक्टिस करो, या फिर जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसी ही आंसर शीट बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो आई थिंक मेरी बात तुमको क्लियर हो गई है। किसी और टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।